वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं। ये पहली क्लास है एसएससी जीडी 2021 के लिए। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित ये चिंगारी टेस्ट है, जिसमें हम लोग एसएससी जीडी टेस्ट प्लस डिस्कशन करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। पहली क्लास अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते हैं तो दूसरी क्लास की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मुझे लगेगा कि आप लोगों की ये डिमांड है काफ़ी, क्योंकि कई सारे लोगों ने कहा था कि एसएससी जीडी को लेकर क्लास स्टार्ट की जाए। तो जीके जीएस के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके उसे एक्टिवेट कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं: कामेट, नंदा देवी, इंद्रासन या फिर काबरू। जो भी करेक्ट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को रोक करके आंसर देने का भी प्रयास कीजिए। यहाँ पर इस वीडियो का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इंद्रासन, ऑप्शन नंबर सी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी या शिखर की बात करें तो वो कौन सी है? वो है इंद्रासन। ठीक है, यहाँ पर कुछ खास बात आपको ये भी याद रखनी होगी। पीर पंजाल श्रेणी जो है कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। किसमें? कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। इसका नाम पीर पंजाल दर्रे के नाम पर रखा गया है। अब अगर पीर पंजाल दर्रा कह दे तो भी आप कहेंगे कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। कश्मीर घाटी हिमाद्री और पीर पंजाल श्रेणी के बीच अवस्थित है। ठीक है, कश्मीर घाटी हिमाद्री और पीर पंजाल श्रेणी के बीच जो है वो कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है अगर पूछा जाए तो ये हिमाद्री और पीर पंजाल श्रेणी के बीच कश्मीर घाटी जो है वो स्थित है, अवस्थित है। नंदा देवी कंचनजंगा के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाए नंदा देवी के बारे में, जो कि यहाँ ऑप्शन बी में दिया गया है, तो नंदा देवी जो है वो कंचनजंगा के बाद दूसरी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है। अब बात करें काबरू, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर लिखा गया है, तो काबरू एक पर्वत है जो कि पूर्वी नेपाल और भारत की सीमा पर अवस्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी नेपाल और भारत की जो सीमा है यानी बॉर्डर लाइन है, वहां पर स्थित है ये काबरू श्रेणी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं काबरू चोटी। अब अगला सवाल देख लीजिए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? अगर विटामिन ए की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होगा? ये सवाल पूछा गया है। चार ऑप्शंस हैं: रतौंधी, सुखंडी, घेघा या फिर खून की कमी। नॉर्मली इस क्वेश्चन में आप ये समझिए कि इसमें पूछा गया है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। ये आप सबको पता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? एक्स्ट्रा फैक्ट में आप याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये याद होना चाहिए बिल्कुल भी आपको। ए बी सी डी ई और के, इन सभी विटामिन का नाम आपको याद होना चाहिए, जो रासायनिक नाम है। ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो है वो गाजर के अंदर पाया जाता है। तो गाजर विटामिन का ए का प्रचुर मात्रा का स्रोत है। ठीक है, सुखंडी रोग की बात करें तो सुखंडी रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अगर ये कहें तो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। घेगा जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। अगर किसी को घेगा रोग या इसी को गलकंड भी कहा जाता है, तो अगर ये रोग होता है तो ये किसकी कमी से होगा? आयोडीन की कमी से होगा। और खून की कमी तो आप सबको पता ही है, रक्त की कमी किसके कारण होती है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि खून की कमी जो है वो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर खून की कमी हो जाएगी किसी व्यक्ति को तो उसको क्या कहेंगे? एनीमिया कहते हैं। ठीक है, एनीमिया कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? चमगादड़ जो है कौन सी बीमारी का कारण है? इसमें आपको बताना है जीका, चिकनगुनिया, इबोला या फिर डेंगू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इबोला। ठीक है, इबोला जो है वो किसके कारण होता है? चमगादड़ के कारण होता है। इबोला क्या है? एक विषाणु जनित यानी वायरस वाला जो डिजीज है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्शन दे दे और उसमें पूछा जाए कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, सारे विषाणु वाले दिए हो, ठीक है, और ये सारे जो है वो जीवाणु वाले दिए हों, एक दे देगा इबोला, तो इबोला जो है वो वायरस से होता है। तो इसलिए ये विषाणु जनित रोग है और संक्रामक रोग भी है, यानी ये फैलता है। एक व्यक्ति में अगर ये बीमारी हो गई इबोला, तो ये दूसरे व्यक्ति में भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि एक व्यक्ति के अंदर अगर होगा तो दूसरे में होगी, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे, और इस तरह से फैलती चलेगी। तो इसलिए इसको हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। इबोला वायरस का नाम जो है वो इबोला नदी के नाम पर रखा गया है। अब अगला सवाल देखिए, तीजन त्योहार। तीजन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है?
तीजन त्यौहार जो है वो पंजाब में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट जो त्यौहार हैं वो आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एसएससी हो या जितने भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, उन सब में ये त्यौहार से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग अभी एसएससी को फोकस कर रहे हैं। नुआखाई त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है। लाई हराओबा और खर्ची पूजा ये जो है कहाँ पर? त्रिपुरा में मनाया जाता है। हॉर्नबिल और मोआत्सु ये दोनों त्यौहार नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। चापचार कूट जो है वो मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुंगराडो स्टेडियम कहाँ पर है? ये दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, नाम है रुंगराडो स्टेडियम। ठीक है, इस तरह से लिखेगा रंगराडो स्टेडियम। ठीक है, ये कहाँ पर है ये पूछा गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया में है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के अंदर ये सबसे बड़ा स्टेडियम, फुटबॉल का जो स्टेडियम है नॉर्थ कोरिया में है। आपको याद रखना होगा इस स्टेडियम की जो क्षमता है 1,14,000 है। कितनी है? 1,14,000 है। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है ये। इसका नाम पहले क्या था? मोटेरा स्टेडियम। फिर इसको जो है वो हम लोग ने सरदार पटेल के नाम से कुछ दिन तक जाना। ठीक है, सरदार पटेल स्टेडियम। और अब इसका नाम जो बदल करके क्या रखा गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये, 1,32,000 इसकी कैपेसिटी यानी क्षमता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रहता है? जानवर या जीव आप लिख लें, कौन सा जानवर या जीव जो है वो प्रसुप्त अवस्था में रहता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चमगादड़ जो है वो प्रसुप्त अवस्था में रहता है। चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी प्राणी या जीव है। ठीक है, स्तनधारी है, ये याद रखिएगा। यह 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा की अधिक ध्वनि को सुन सकता है। यानी जो जिस ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी उसको भी वो सुन सकता है। ठीक है, तो ये बहुत खासियत है चमगादड़ के अंदर। और चमगादड़ आप सबको पता है कि रात में ज़्यादा जो है वो घूमता है, तो उसको निशाचर प्राणी भी कहा जाता है। ठीक है, निशाचर। और ये स्तनधारी प्राणी भी है। चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, काइरोप्टेरा। काइरोप्टेरा चमगादड़ के वैज्ञानिक नाम है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहत किस देश की मुद्रा है? ये जो बहत है ये किस देश की करेंसी या मुद्रा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर कुछ और मुद्रा है जो याद रखनी है आपको। जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं हम लोग? येन कहते हैं। मलेशिया की मुद्रा को क्या कहते हैं? रिंगिट कहते हैं। और अगर पूछा जाए आपसे चीन की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो युआन कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग देश की मुद्रा भी हमने देखी। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट, चीन की मुद्रा युआन, जापान की मुद्रा येन। और यहाँ पर बहत पूछा गया है, तो बहत किसकी है? थाईलैंड की मुद्रा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई है? अगर भारत में किसी राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति की बात पूछी गई है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई। यह खेल घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। कैसे खेला जाता है? घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। हॉकी जैसी कुछ स्टिक होती है और उसको जो है वो घोड़े पर बैठ करके उससे खेला जाता है, बॉल को जो है। और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में 4-4 खिलाड़ी होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, ज्यामिति का जनक किसको कहा जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ज्यामिति का जनक किसको कहा जाता है? यूक्लिड इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यूक्लिड को कहा जाता है। रामानुजम जो है वो भारतीय गणितज्ञ थे। पाइथागोरस यूनान के महान दार्शनिक थे। हिपोक्रेट्स जो है वो चिकित्सा विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अगला सवाल देखिए, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल सागर से जोड़ती है। यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो है वो कौन है? स्वेज नहर है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखिए। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1869 में हुआ था। 1869 में स्वेज नहर का निर्माण जो है वो किया गया था। फुलरीन क्या है? ये सवाल पूछा गया है। फुलरीन क्या है? एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, कार्बन का एक अपरूप है, एक पौराणिक जानवर है, या फिर एक वायरस है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का एक अपरूप है फुलरीन।
यहाँ पर याद रखना है, फुलरीन में कार्बन परमाणु एक फुटबॉल की संरचना में व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? फुटबॉल की संरचना में जो है वो व्यवस्थित होते हैं कार्बन परमाणु। इसके अलावा आपको याद रखना है, इसका नाम अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलरीन के नाम पर रखा गया था। यह विद्युत का कुचालक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुलरीन क्या होता है, सुचालक या कुचालक? तो आंसर करेंगे कुचालक। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाता है तो उसे किस भाषा में आवेदन करना होगा? अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में किसी कंप्लेन के लिए जाता है, यानी उसको आवेदन करना है, तो वो किस भाषा में आवेदन करेगा? आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची के अंदर जो है कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची के अंदर कुल 22 भाषाएं हैं। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको हम लोग कहते हैं सूचना का अधिकार, तो ये एक्ट जो है, अधिनियम जो है, ये कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था सन 2005 में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और एसएससी में बार बार पूछा जाता है ये सवाल। अगला सवाल है, भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हर साल दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में 1957 से दिया जा रहा है। कब से? 1957 से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। और किस क्षेत्र में? विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में। अगला सवाल है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर याद रखिएगा, केरल के पेरियार टाइगर अभ्यारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। कौन सी मंदिर है वो? सबरीमाला मंदिर। कहाँ पर है? केरल के पेरियार टाइगर अभ्यारण्य में स्थित है ये। सबरीमाला में भगवान अयप्पन का मंदिर है। किसका मंदिर है? अगर भगवान कई बार पूछा जाता है कि सबरीमाला में किस भगवान की पूजा होती है, तो भगवान अयप्पन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन बिम्स्टेक का सदस्य है? बिम्स्टेक का सदस्य जो है, इनमें से कौन है? तो ये 4 ऑप्शन है, म्यांमार, पाकिस्तान, अमेरिका या फिर अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य है। बिम्स्टेक के सदस्य देश के नाम आपको याद होने चाहिए, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये सभी बिम्स्टेक के सदस्य हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन नहीं है? कौन नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग? स्वास्थ्य परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर सचिवालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग होते हैं और ये 6 अंग कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। तो ये सभी अंग हैं, जो कि 6 अंग के में आप इसको काउंट करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के ये सभी अंग हैं। अगला सवाल है, अंत्योदय अन्न योजना, इसकी जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी? 2000, 1999, 2005 या फिर 2001। तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है वो सन 2000 में की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि अंत्योदय अन्न योजना, जिसको AAY कहते हैं, केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया था 25 दिसंबर सन 2000 को, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है अगर ये पूछा जाएगा, तो खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, जिसने इसको सन 2000 में शुरू किया था। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को गेहूं जो है वो 2 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है। अगर पूछा जाए 2 रुपये केजी जो है वो क्या मिलेगा? गेहूं मिलता है 2 रुपये केजी। और अगर पूछा जाए आपसे कि ये चावल जो है वो कैसे मिलता है, तो ये धान जिसको बोला जाता है वो 3 रुपये पर केजी, 3 रुपये पर केजी जो है वो चावल मिलता है। और गेहूं जो है वो 2 रुपये पर केजी मिलता है। ये दर आपको याद रखनी है, दर भी पूछी जाती है एग्जाम में। अगला सवाल है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है?
प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में है। कलिंग शैली का ये एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। कलिंग शैली का उदाहरण है, सवाल पूछेगा लिंगराज मंदिर किस शैली का उदाहरण है, तो कलिंग शैली आप इसका आंसर कीजिएगा। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। किसको समर्पित है? त्रिभुवनेश्वर। इसे ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। लिंगराज मंदिर को किसने बनवाया था? ययाति केसरी ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो याद रखिएगा, ये बनवाया था 11वीं शताब्दी में। अगला सवाल है, संविधान के किस संशोधन में मतदान की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? संविधान के किस संशोधन में यह हुआ? आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग ने इसकी शुरुआत 2011 में की थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? 2011 से हुई थी। यानी 25 जनवरी 2011 को सबसे पहले मतदाता दिवस जो है वो मनाया गया था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था। ये भी आपको याद रखना है। यानी अगर पूछे निर्वाचन आयोग जो है या चुनाव आयोग कब अस्तित्व में आया था? 25 जनवरी 1950 को। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।